जल्दी। हाँ, सरकार लगी हुई है इस काम में और जल्दी ही कुछ ना कुछ मिलेगा। We are live now, sir. जी। नमस्कार मित्रों, आप सबका आज खास आयोजन में स्वागत है। मेरा नाम तेजेंद्र शर्मा है। यह आयोजन कथा यूके, एशियन कम्युनिटी आर्ट्स, भारतीय उच्चायोग और नेहरू सेंटर का एक मिला जुला आयोजन है। और इस आयोजन के तहत हम हमारे जो पूर्व हिंदी एवं संस्कृति अधिकारी श्री तरुण कुमार जी, जो हाल ही में लंदन से वापस दिल्ली ट्रांसफर होकर गए हैं, उनके द्वारा संपादित पुस्तक प्रवासी मन के लोकार्पण के सिलसिले में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। प्रवासी मन एक ऐसी किताब है जिसमें ब्रिटेन के बहुत से साहित्यकारों की कहानियां, कविताएं, गजलें, गीत और लेख शामिल किए गए हैं। अगर हम कुल देखें तो इस किताब में 15 कहानीकारों की 27 कहानियां, 12 कवियों की 24 कविताएं, 4 गजलकारों के 9 गीत और गजलें और एक लेखक नरेश भारती के 2 लेख शामिल किए गए हैं। तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये शायद अपने तरह का पहला ऐसा संकलन है जिसमें ब्रिटेन के लगभग संपूर्ण साहित्य का एक प्रतिनिधि ऐसा हिस्सा शामिल है कि जिसे पढ़कर हमें अंदाज हो जाए कि ब्रिटेन में क्या लिखा जा रहा है। दरअसल इस तरह के संकलन की परंपरा वर्ष 1997 में हुई थी। 1997 में भारत का 50वां स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ थी। तो उस 50वें साल में हमारे अनुज पद्मेश गुप्त ने उस समय सोचा कि इस 50वें साल को भारत की स्वतंत्रता के कैसे मनाया जाए। उन्होंने 25 ब्रिटिश हिंदी कवियों की कविताएं, 2-2 कविताएं एक कवि की ली, तो वो 25 कवियों की 50 कविताओं का एक संकलन प्लान किया, जिसका नाम रखा दूर बाग में सौंधी मिट्टी। अब दूर बाग तो जाहिर है कि लंदन है, ब्रिटेन है, और सौंधी मिट्टी की खुशबू हमारे भारत की है। तो ये अपने तरह का एक पहला संकलन था जिसमें ब्रिटेन के किसी भी प्रकार के साहित्य को लोगों के सामने पेश किया गया था, और वो मूलतः सभी कविताएं थी और जो साहित्यकार थे वो कवि थे। फिर 1999 में हमारी वरिष्ठ कहानीकार और कवित्री उषा राजे सक्सेना ने एक पुस्तक का संपादन किया जिसका नाम था मिट्टी की सुगंध। मिट्टी की सुगंध में उन्होंने 17 कहानीकारों की 17 कहानियां शामिल की और उन कहानियों को विश्व पटल पे रखा, सामने रखा कि देखिए ये कथा साहित्य है ब्रिटेन का जो 1999 में था। अब याद रहे कि 1999 तक ब्रिटेन के जो वर्तमान कहानीकार हैं उनमें से किसी भी एक कहानीकार का अपना निजी संकलन प्रकाशित नहीं हुआ था। और उसके बाद जो साहित्यिक विस्फोट हुआ है सन 2000 से, तो 2000 से आज तक बहुत से कहानीकार ऐसे हैं जिनके 4-5 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। और कहानी के क्षेत्र में इतनी ज्यादा तरक्की हुई है, प्रगति हुई है कि हम आसानी से ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन में विश्व स्तर की भारत के किसी भी कहानीकार के मुकाबले की कहानियां हमें देखने को मिल जाती हैं। तो उषा राजे का संग्रह 1999 में आया। उसके बाद सन 2004 में हमारे उस समय के हिंदी और संस्कृति अधिकारी अनिल जोशी, जो यहाँ अनिल शर्मा के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने हमारे लगभग 24 कवियों की कविताएं, गजलें, गीत एक संग्रह में शामिल किए जिसका नाम रखा धरती एक पुल। तो ये देखिए कि किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता, कदम दर कदम हम लोग ब्रिटेन के साहित्य को भारत और विश्व के सामने रख रहे हैं कि देखिए ये हमारे लेखन की गुणवत्ता है, हम कहीं किसी से कम नहीं हैं। तो पहले पद्मेश गुप्त,
फिर उषा राजे सक्सेना और फिर उसके बाद हिंदी अधिकारी अनिल जोशी। तो जब तरुण कुमार जी ने इस संकलन की परिकल्पना की तो हम दोनों ने इस बारे में काफी बातचीत की। तो हमें लगा कि अब ये जो संकलन हो वो बाकी संकलनों से कुछ कदम आगे हो, और उसी के तहत जब हम देखते हैं कि कहानीकारों में गौतम सचदेव, तेजेंद्र शर्मा, नीना पॉल, उषा राजे सक्सेना, उषा वर्मा, जकिया जुबेरी, दिव्या माथुर, कादम्बरी मेहरा, अरुण सबरवाल, जय वर्मा, रमा जोशी, शैल अग्रवाल, वंदना मुकेश शर्मा, कृष्ण कुमार और महेंद्र दबेसर दीपक, इन 15 कहानीकारों की कहानियां शामिल हैं, जो कुल 27 कहानियां हैं। कविताओं में हमारे पास डॉक्टर सत्येंद्र श्रीवास्तव, मोहन राणा, पद्मेश गुप्त, निखिल कौशिक, शिखा वार्ष्णेय, तिथि दानी, ऋचा जैन, स्वाति पटेल, पुष्पा भार्गव, तोशी अमृता, इंदु बारेट, तरुण कुमार। यानी कि तरुण कुमार जी यहाँ आने के बाद एक लेखक के तौर पे भी डेवलप हुए। अनुवादक तो वो शुरू से थे, मगर उनके भीतर के कवि ने यहाँ लंदन की धरती में आके लंदन की मिट्टी से अपने भीतर से एक कवि को महसूस किया। तो ये 12 कवि हैं। गजलों के मामले में हमारे पास है भारतेंदु विमल, जो कि जिन्होंने यहाँ का पहला उपन्यास भी हमारे समय का लिखा था, सोहन राही, प्राण शर्मा, चमन लाल चमन, इन लोगों की गजलें और गीत शामिल हैं, और नरेश भारतीय जी के 2 लेख शामिल हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से तरुण कुमार जी ने एक लंबी भूमिका लिखते हुए ब्रिटेन के साहित्य को इकट्ठा किया और हम सबके सामने पेश किया। हम अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारे मुख्य अतिथि उप उच्चायुक्त श्री चरणजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे, और हमारे साथ जुड़ने वाले हैं अमीश त्रिपाठी, जो निदेशक हैं नेहरू सेंटर के, और उनके अलावा पवन जैन जुड़ेंगे हमसे, जो आज के इस संकलन पर अपने विचार रखेंगे। तो मैं अब आदरणीय जकिया जुबेरी जी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और कथा यूके और एशियन कम्युनिटी आर्ट्स और नेहरू सेंटर की तरफ से आज जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन सब का स्वागत करें, तरुण कुमार जी को बधाई दें, उनका स्वागत करें। तो मैं मंच देता हूं आदरणीय जकिया जुबेरी जी को। आपका स्वागत है। अनम्यूट करिएगा आप अपने आप को। जी हो गया। विनीत जी नहीं करते? हो गया। नहीं जी, आपने अपने आप म्यूट किया हुआ है, तो मैं यहाँ से नहीं कर सकता। अच्छा, सॉरी। फिर से नमस्कार सबको। और आज का दिन बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज हम सब एक ऐसी किताब के लोकार्पण के लिए इकट्ठे हुए हैं जिसमें ब्रिटेन के हिंदी लेखन की लगभग सभी विधाओं का प्रतिनिधि साहित्य शामिल है। मुझे याद है जब इस संकलन पर काम चल रहा था तो तरुण कुमार जी और शर्मा जी से मुझे निरंतर इसकी जानकारी हासिल होती रहती थी, और जिसकी बहुत ज्यादा इंतजार था कि यह कब तैयार हो और कब सामने आए। आज वो दिन आ ही गया है। आज मैं कथा यूके, एशियन कम्युनिटी आर्ट्स, भारतीय उच्चायोग और नेहरू सेंटर की ओर से इस आयोजन में श्री चरणजीत सिंह उप उच्चायुक्त तो आए तो नहीं है ना? अभी आए नहीं, पहुंचे नहीं है जी। मेरा फिर भी उनको कर देती हूँ, स्वागत कर देती हूँ। और नेहरू सेंटर की तरफ से कहाँ चला गया, मनमीत सिंह नारंग जी, मंत्री समन्वय, श्री वीरेंद्र शर्मा जी सांसद, श्री अमीश त्रिपाठी निदेशक नेहरू सेंटर, श्री तरुण कुमार इस पुस्तक के लेखक, और श्री पवन जैन जो आज इस पुस्तक पर विस्तार से बोलेंगे, श्री ब्रिज कुमार गुहारे उप निदेशक नेहरू सेंटर, जय वर्मा जी, भावना प्रकाशन के श्री नीरज मित्तल जिन्होंने इस संकलन का प्रकाशन किया है, इंदु बैरोट, आशुतोष कुमार और आशीष मिश्रा का स्वागत करती हूँ। मैं फेसबुक से लाइव जुड़े हुए अपने सभी मित्रों को भी स्वागत करती हूँ।
आज के आयोजन का संचालन तेजेंद्र शर्मा कर रहे हैं। उन्हें तो आप बीच बीच में सुनते ही रहेंगे, मगर फिर भी मैं स्वागत कर देती हूँ। तरुण कुमार जी के साथ केवल एक हिंदी अधिकारी वाला ही रिश्ता नहीं था। इस देश में किसी का भी ऐसा रिश्ता था कि इस देश में किसी का भी नहीं होगा। वे इतने सौम्य, सरल और सीधे इंसान हैं कि उनसे सिवाय प्यार और स्नेह के और कोई रिश्ता बन ही नहीं सकता है। उनके चेहरे पर इतनी सच्चाई दिखाई देती है कि उनके साथ बहुत जल्दी एक विश्वास का नाता हो जाता है। हिंदी के किसी भी काम के लिए वो लंदन से बेलफास्ट तक पहुंच जाया करते थे, और उसी तरह उनकी पत्नी पूनम में भी इतना ज्यादा अपनापन मौजूद है कि हमेशा मुझे अपनी बेटी सी लगती थी। उसमें संस्कार भरे हैं और बड़ों का सम्मान करना उसके नेचर का एक हिस्सा है। प्रवासी मन संकलन में तरुण जी ने मेरी भी 2 कहानियां शामिल की हैं, जिसके ऊपर मैं गर्वान्वित हूँ और उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। अब शीघ्र ही यह संकलन अमेज़न पर उपलब्ध हो जाएगा और फिर पूरे विश्व भर में पाठक, विद्यार्थी, शोधार्थी इसे पढ़ पाएंगे। तो आइए अब हम मिलकर तरुण कुमार जी को उनकी इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हैं और दुआ करते हैं वो इससे भी और अच्छे और बड़े-बड़े काम करें। और संचालन जो है वो अब हम उसकी बागडोर शर्मा जी के हाथ में देते हैं। शर्मा जी, आप अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। धन्यवाद ज़किया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जो वाईफाई सिस्टम है उसके जरिए कुछ लोग आते हैं, फिर बीच में से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैंने देखा कि नारंग जी आए थे, हमने उनको देखा, मगर वो फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तो मैं अपने बड़े भाई आदरणीय वीरेंद्र शर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि वो 2 शब्द कहकर और बताएं कि उन्हें तरुण कुमार जी की कैसी खूबसूरत यादें हैं और यहाँ के ब्रिटेन के हिंदी जगत के बारे में जिस तरह के उनके अनुभव हैं, जिस तरह से वो जुड़े हुए हैं यहाँ की संस्थाओं से, और मेरे तो बड़े भाई हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, आप आए और 2 शब्द कहें। वीरेंद्र जी। तेजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि 1-2 को छोड़कर मैं सबका बड़ा भाई हूँ यहाँ पर। तरुण कुमार जी, बाकी दूसरे दोस्त जो जुड़े हुए हैं, पहले तो वर्चुअली आपको वेलकम। एकदम वो पुरानी यादें, आपसे मिलना, आपका सिर्फ हिंदी के प्रति प्रेम नहीं, इंडिया हाउस में आपका पोर्टफोलियो था, लेकिन जनरली कम्युनिटी डेवलपमेंट में, कम्युनिटी रिलेशनशिप में, लोगों के साथ, समाज के साथ, खास तौर पर इंडियन कम्युनिटी के साथ कैसे जुड़ना है, वो मैंने आपका वो तरीका, आपका जो पैशन बहुत नजदीक से देखा। मैं इंडिया हाउस से एज ए पॉलिटिशियन तकरीबन 50 साल से जुड़ा हूं। 1969 के एंड में, अर्ली 70s में जब पंत जी हुआ करते थे हाई कमिश्नर, तब से मैं इंडिया हाउस से जुड़ा हूं। तकरीबन सब ऑफिसर्स को, वो हाई कमिश्नर हो, डेप्टी हाई कमिश्नर हो, दूसरे पोर्टफोलियो होल्डर्स हो, सब ने अपने अपने तौर पे अपनी ब्रिटेन में एक इमेज छोड़ा है। लेकिन जिस ढंग से तरुण जी ने हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट किया, लोगों के अंदर लेकर चले गए। मैं अनिल जोशी जी का भी थैंक्स करता हूं, क्योंकि उन्होंने भी हिंदी के उनके वक्त में हिंदी को प्रमोट करने के लिए लोगों को, खासतौर पे इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस को और कम्युनिटीज को
जोड़ने का बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और आपने एक अपने अंदाज से आज भी लोग उसकी बात करते हैं, तो उसके लिए धन्यवाद। मेरे जैसे जो छोटे से कम्युनिटी एक्टिविस्ट जब पब्लिक लाइफ में है, उनके साथ भी नेड़ता आपने बढ़ाई थी। हमें भी अपने तौर पे इंडिया हाउस नेहरू सेंटर की तरफ से जब भी आपकी कोशिश हुई है कि इंडियन मूल के जो एमपीज हैं, मैं तो पर्सनल लेवल पे अपनी बात करता हूं कि उस भी इनकरेज करते थे, उसके लिए भी धन्यवाद। मुझे फख्र भी है, बीइंग इंडिया में मेरी पैदाइश हुई, पंजाब से हूं। कई लोग समटाइम्स पूछते भी हैं कि आप पंजाबी हैं, तो लेकिन हिंदी के जो फंक्शंस होते हैं या हिंदी की जुबान पे जो बात होती है लैंग्वेज की, तो आप उसमें काफी आते हो। हमारी नेशनल लैंग्वेज है, उसके साथ साथ बीइंग इंडियन प्राउड भी है। एक बात मैं जरूर तेजिंदर जी जहां बोलूं कि ये जो वायरस कोविड की चली है, इसके बहुत नुकसान हुए। लोगों से दूरी हो गई, फेस टू फेस बात नहीं हो रही, इंडिया हाउस की चाय छूट गई, वो अभी नहीं जा सकते, दोस्त मित्रों के साथ बैठने का वक्त नहीं मिल रहा, डर है। लेकिन दूसरे उसका फायदा ये हुआ, मैं जो कभी कभी तेजिंदर जी के कहने पे, आप लोगों के कहने पे, कभी कभी फंक्शंस में, अगर वो इंडिया हाउस में हो, नेहरू सेंटर में हो, या हमारे पार्लियामेंट में हो, तो मैं जरूर जाता था। लेकिन अगर दूर का कोई फंक्शन हो तो मैं नहीं जाता था। और शायद जितने राइटर्स को, जितने लिखने वालों को मैंने पिछले 7-8 महीने में सुना, तो शायद मैं उससे पहले 50 साल पहले कभी इन्हें इतने लोगों को नहीं सुना था। ये इसका फायदा भी हुआ है। उसके साथ मैं अपनी बात करता हूं कि मुझे बहुत से कथाजुके, बताएं, दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ जुड़ के, सुन के बहुत अच्छा भी लगा। अपने आप को मैं और भी स्ट्रॉन्ग महसूस करता हूं। लेकिन उसके साथ में जो राइटर्स के साथ मेरा लिंक बना, उनको सुनने का, जैसे आपने ये जो नई आपकी पब्लिकेशन आएगी, उसमें जो ब्रिटेन में रहते हुए आज के जो राइटर्स हैं, उनकी साइकी क्या है, उनकी सामाजिक एंड सियासी सोच क्या है, उसको समझने का और उन राइटर्स को समझने का भी मेरे जैसे लोगों को एक मौका मिलेगा। उसके लिए मैं आपका भी और कथा यूके का भी आभारी हूं कि इन्होंने मुझे हमेशा कोशिश की है कि मैं आपके साथ, सबके साथ जुड़ता रहूं, और आपकी जो कंट्रीब्यूशंस है उनको सुन के मैं हमेशा ये कहता हूं, ये मेरा तो तकिया कलाम ही हो गया कई लोगों के सामने, कि राइटर्स की सोचने के बाद पॉलिटिशियंस को सोचने का वक्त कम होता है, लेकिन उसको आगे लेकर जाने की एक प्रेरणा जरूर मिलती है राइटर्स की सोच के। तो राइटर्स ही लॉन्ग टर्म विजन लेकर सोच सकते हैं आगे क्या होना चाहिए समाज में, सियासत में, सोशल लाइफ में क्या सोच होनी चाहिए। उसके लिए जो राइटर्स हैं वो ही समाज को आगे लेकर चलते हैं। तो हमारे जैसे लोग तो इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन मैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। तेजिंदर जी, आप, कथा यूके और आप सबका बहुत ही आभारी हूँ कि आपने जो मुझे इज्जत और प्यार दिया। मुझे आपके तेजिंदर तो मुझे पूछता भी नहीं, ये मुझे बताता है कि भाई उस दिन फंक्शन है, वहां पर आ जाना। तो फिर पूछता हूँ कौन कौन क्या है, वो कहते तो वहां पर आकर सोच देख लेंगे कौन कौन आता है। तो उसके लिए मैं आप सबका, जकिया जी का, आपका, दिव्या जी का, दूसरे जितने भी आपके साथ जुड़े लोग हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभारी, दिल से मैं बात करता हूँ कि उससे जो प्रेरणा मिलती है, जो अच्छी सोच मिलती है, जो एक साझा
इकट्ठा प्यार होता है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। एक बार फिर तरुण जी, आपको बहुत बहुत बधाई। सिर्फ इस बुक के लिए नहीं, मैं आपके लिए कामना भी करता हूं कि आने वाला जो भविष्य है उसमें आप हिंदी के लिए, अपने देश के लिए और अपने परिवार के लिए अच्छा ही करते रहें, और उसके लिए मैं आपको दुआएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी। हमेशा की तरह आपने हमारा हौसला बढ़ाया, हमें राह दिखाई, हमारे प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हमेशा आपका साथ, आपका नेतृत्व हमें मिलता रहेगा। और मैं देख रहा हूं कि भाई पवन जैन ने भी ज्वाइन कर लिया है। आपका स्वागत है पवन जी। तो मित्रों, हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री समन्वय श्री मनमीत सिंह नारंग जी, और तरुण जी ने तो अपना पूरा जो कार्यकाल है उसका अधिकांश समय नारंग जी के साथ ही बिताया है। तो तरुण जी को जितना क्लोजली नारंग जी जानते हैं हाई कमीशन के माध्यम से, उतना शायद ही कोई और अधिकारी जानता होगा। तो नारंग जी क्या सोचते हैं तरुण जी के स्टे के बारे में, और तरुण जी के जाने के बाद उन्हें कैसा वैक्यूम महसूस हो रहा है, इसके बारे में नारंग साहब आएंगे और हमारे साथ अपने विचार साझा करेंगे। नारंग जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद तेजिंदर जी। आदरणीय श्री वीरेंद्र शर्मा जी, श्री पवन जैन जी, जकिया जुबैरी जी, तरुण जी और अन्य साथियों, आज के इस कार्यक्रम में मैं हाई कमीशन की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, और आप सबको मेरी ओर से सादर नमस्कार। जैसा कि अभी तेजिंदर जी ने बताया कि तरुण जी ने मेरे साथ लगभग 1 वर्ष से अधिक का समय इन्होंने मेरे यहाँ हाई कमीशन के टेन्योर के दौरान इन्होंने मेरे साथ बिताया। तो जब ये थे तो मुझे नहीं पता था कि हिंदी सेक्शन कैसे काम करता है, क्या काम करता है, और जब ये चले गए तब मुझे पता चला कि ये काम यहाँ पर होता था और उसको करने में क्या कठिनाइयाँ आती थी। तो अभी हाल के ही हमारा एक प्रोग्राम हुआ विश्व हिंदी दिवस का। जब उसकी तैयारियां, चूंकि कोई अभी हमारे पास में इनका सब्स्टिट्यूट नहीं आया, तो मुझे और मेरे अन्य साथियों को करनी पड़ी। तो हमें लगा कि काफी ये एक विस्तृत काम था, जिसको कि तरुण जी बहुत ही एफिशिएंटली और बहुत ही सहजता से उसको निपटा लेते थे। ये इतने एफिशिएंट थे कि हम लोगों को पता भी नहीं चलता था कि ये काम कैसे हुआ और किस तरह से हुआ। तो जहां तक कि मैंने इनको देखा है कि इनको कोई भी नोट के लिए, किसी भी चीज के लिए कहा जाए तो चंद घंटों में ये तैयार करके उसको भेज देते थे। तो लेखनी में इनका कोई इनकी महारत है, और उसका मेरे ख्याल से जो मैं कहूँगा कि किसी ने अगर कोरोना काल का फायदा उठाया है तो उसमें तरुण जी हैं, जिन्होंने कि जब सब लोग परेशान होकर के, हैरान परेशान होकर के बैठे थे कि कोरोना ना हो, तो तरुण जी ने अपने आप को एक कंस्ट्रक्टिव वे में उन्होंने अपने समय को लगाया, और प्रवासी मन जिस पुस्तक का अभी हाल में ही विमोचन हुआ है, उसका उन्होंने पूरा संग्रह किया, उसमें कहानियों का और कविताओं का संग्रह किया है, और आज वो पुस्तक के रूप में उन्होंने तैयार की है। तो बहुत ही बेहतरीन लेखक, और इंटेलेक्चुअली आल्सो आई फाइंड हिम टू बी वेरी हाई। और मेरे ख्याल से, जैसा कि पूर्व में मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया, कि लेखक लोग समाज की आगे की जो डायरेक्शन है वो तय करते हैं और बाकी सब लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसमें कोई शक की बात नहीं कि हमारे तरुण जी जो थे वो बहुत ही विद्वता के उनमें काफी कूट कर भरी हुई है, और मैं आशा करता हूं कि इस तरह से और पुस्तकें वो आगे चलकर लिखेंगे
और साथ में उनका जो कम्युनिटी के साथ जो पूरा यहाँ पर उनकी रिलेशनशिप थी वो बहुत बहुत बढ़िया थी। उसका फायदा हमारी कोऑर्डिनेशन विंग को काफी मिलता था। अगर हमें कोई भी इनसे इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी कि बताइए मैनचेस्टर में कौन है, नॉर्दर्न आयरलैंड में कौन है, तो इनके कॉन्टैक्ट्स सब जगह बहुत ही सुदृढ़ कॉन्टैक्ट बने हुए थे, क्योंकि इनके द्वारा कम से कम शायद 4 या 5 कवि सम्मेलनों इनके मार्गदर्शन में आयोजित हुए और इन्होंने उसको बहुत अच्छे ढंग से पूरे कवि सम्मेलनों को ऑर्गेनाइज किया। और जो हिंदी प्रेमी यहाँ की इंडियन डायस्पोरा है उसके साथ इनके संबंध बहुत ही प्रगाढ़ हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं फिर से श्री तरुण जी को शुभकामनाएं देता हूँ कि वो अपने कार्य को इसी तरह से जारी रखेंगे और हिंदी भाषा की और अधिक सेवा करते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद नारंग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने इमोशनल ढंग से, इतने प्यारे ढंग से तरुण कुमार जी के बारे में अपने अनुभव और अपनी भावनाएं साझा की। दरअसल कहीं कुछ थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन सा हो गया है। हमने कल आदरणीय उप उच्चायुक्त जी को ईमेल के जरिए लिंक भेज दिया था। अब क्योंकि मेरे पास उनका मोबाइल नंबर नहीं है तो मैं खाली ईमेल से ही भेज सकता था। लगता है कि जैसे वो ईमेल या तो उन तक पहुंचा नहीं है या वो शायद नहीं खोल पाए, तो अभी संजय जी के माध्यम से उनको भेजा गया है जो लिंक है। अगर नारंग सर, मेरी अभी उनसे बात हुई है तो हम इंतजार करते हैं कि वो आके ज्वाइन कर सके। तो दैट विल बी वेरी नाइस, वो आप आते हैं तो। इन द मीन टाइम, इस बीच हम आदरणीय जय वर्मा जी को चाहेंगे कि वो तरुण कुमार जी का परिचय पढ़ें। हो सकता है इतनी देर में हमारे डीएचसी ज्वाइन कर पाए। मेरे पास दरअसल इस समय उनसे सीधे बात करने का कोई जरिया है नहीं, तो यही है कि अगर संजय कर पा रहे होंगे तो मैं संजय से पूछ लेता हूँ। तो जया जी, आपका स्वागत है। आप जी नमस्कार। आज ये बहुत खुशी का दिन है। मैं तरुण जी को यहाँ स्वागत करना चाहूंगी। तरुण जी हमेशा लंदन में हम सबका स्वागत करते रहे हैं और हिंदी के जगत में हमेशा इन्होंने बहुत हमें मान्यता दी है और स्वागत किया है। और आज मैं यहाँ देख रही हूँ, सबसे पहले तो अपने बड़े भाई साहब वीरेंद्र जी को नमस्कार और स्वागत। और साथ में पवन जी दिख रहे हैं मुझे पवन जी को देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। लगता है कि अपना भोपाल की पुलिस सारी ही आ गई आज, तो अच्छा लग रहा है देख करके। एक कवि के रूप में हम उनको जानते थे, लेकिन जब भोपाल जाकर के मैंने उनका देखा तो उनका बहुत काम किया हुआ उन्होंने वहां पर। तभी उन्होंने बताया था कि हाई कमीशन में भी अपने ही लोग हैं तो आप मिलिएगा। लेकिन ये लॉकडाउन में सब कुछ बंद किया हुआ है, हम लोग मिल नहीं पाते। और मैं जकिया जी आपको नमस्ते कहती हूँ, क्योंकि आप सब कामों में शोभनीय हैं और हमेशा रहते हैं हमारे साथ। और आज के यहाँ पर अपने उच्चायुक्त साहब, उप उच्चायुक्त और अमीश पुरी जी और नारंग जी आपसे मिलने का मैंने फोन पे बात की आपसे, लेकिन मिलना नहीं हो पाया। लेकिन कोई बात नहीं, लॉकडाउन होने के बाद मिलेंगे। और आप नोटिंगम आइएगा, क्योंकि हम लंदन से 120 मील दूर पर हैं। तो आज का ही दिन तरुण जी का है। तरुण जी कहते ही बड़ा अजीब लग रहा है कि आप भारतीय उच्चायोग लंदन में हिंदी एवं संस्कृति अधिकारी थे। हम अभी भी हम आपको अताशे हिंदी और संस्कृति मानते हैं, क्योंकि अभी दूसरे हमारे नहीं आए हैं। और जैसे कि नारंग जी ने कहा, उस आपके डिपार्टमेंट में काम करना कितना कठिन होता है, लेकिन आप सबको हमें जोड़े रखते थे हमेशा। तो ब्रिटेन के इस हिंदी जगत को उनके साथ इतनी आदत पड़ गई थी हमें सबको कि कभी भी कोई बात हो, चाहे वो हिंदी के बारे में हो, वीसा के बारे में हो तो सब हम लोग तरुण जी को ही फोन करते थे। इनसे कांटेक्ट करना बड़ा आसान होता था और इनके बारे में जो बात कही जाए वही कम है। इनको एक हिंदी अटैचे के रूप में तो हम जानते थे, लेकिन जब इनके बारे में मालूम पड़ा कि 1995 में भारत सरकार में हिंदी अनुवादक के पद से आपने जीवन की शुरुआत की, नौकरी से जुड़े
अनुवाद के काम के अलावा साहित्य सहित कई विषयों पर जैसे कि इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र आदि के कुल 14 पुस्तकों के आपने हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किए। इन आपकी अनुदित पुस्तक सक्रांतिकालीन यूरोप, जो कि प्रोफेसर अरविंद सिन्हा की पुस्तक यूरोप इन ट्रांजिशन का हिंदी अनुवाद है, भारत के कई विश्वविद्यालयों में इतिहास के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। अनुवाद के अलावा गगनांचल, आधुनिक साहित्य, यूके संस्करण, पूर्वाई इत्यादि पत्रिकाओं में आपके लेख हमेशा प्रकाशित होते रहे हैं। और तरुण जी अपने कार्यकाल में ब्रिटेन में हिंदी में जुड़ी तमाम संस्थाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य किया है और लंदन के बाहर बर्मिंघम, नोटिंघम, मैनचेस्टर, बेलफास्ट, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड सभी को आपने जोड़ा साथ में। तो हिंदी भाषा और साहित्य से जुड़े सभी कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति रही है। तरुण जी के कार्यकाल में भारतीय उच्चायोग के द्वारा हमेशा हिंदी प्रेमियों के लिए खुले दरवाजे होते थे। जब भी कभी उच्चायोग में कोई बात करनी हो या कुछ काम हो तो आपको बस एक फोन करने भर की देर होती थी। आज हम जिस पुस्तक प्रवासी मन के लोकार्पण के लिए इकट्ठित हुए हैं, इसमें ब्रिटेन के हिंदी रचनाकारों की कहानियां, कविताएं, गजलें और निबंध लगभग 400 पृष्ठों की ये किताब है, ये पुस्तक है, संकलन है और इसका संपादन आपने किया है। इस पुस्तक का प्रकाशन भावना प्रकाशन द्वारा किया गया है और कविताओं में भी आपकी रुचि है, जो कि देख के बड़ा अच्छा लगा हमें तरुण जी, क्योंकि कई बार आपने आपकी कविताएं सुनी हैं। और जब एक अपने हिंदी अधिकारी, एक उच्चायोग के प्रतिनिधि एक कवि बनकर के यहाँ से वापस जाते हैं इंडिया, तो हमें भी कुछ एक उपलब्धि लगती है कि हमने भी कुछ ब्रिटेन से कुछ साथ में भेजा है इंडिया। तो तरुण जी आपको बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं आपको। और आप एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार बनेंगे, ये मैं पूरी उम्मीद करती हूँ। आपकी जो हिंदी के लेख हैं वो मैंने पढ़े और उनकी जो हिंदी है वो क्लिष्ट ही नहीं, वो समझदारी वाली हिंदी है, बहुत अच्छी है रियली। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद जय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत रोचक ढंग से तरुण कुमार जी का परिचय हम सबको दिया। मित्रों, हम अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आदरणीय उच्चायुक्त हमारे साथ जुड़ पाए। इस बीच अमीश त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, जो नेहरू सेंटर के निदेशक हैं। अमीश जी, आपका स्वागत है। हम आपको शुरू में चाह रहे थे कि 2 शब्द आप भी कहें, तो अगर आप के लगता है कि समय है और आप 2 मिनट के लिए बधाई दे सकते हैं तरुण जी को, तो अमीश जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी, हाँ, सुनाई आवाज आ रही? जी बिल्कुल आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद तेजेंद्र जी। तरुण जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत अभिनंदन। प्रवासी मन नाम ही सुन के ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे इतनी दूर है मातृभूमि से, और क्या उनके मन में जो भावनाएं जो उठती हैं, और जैसा जया जी ने इतने सुंदर तरीके से आपका इंट्रोडक्शन दिया, बहुत बहुत अभिनंदन आपको। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि नेहरू सेंटर भी इस किताब के साथ, इस किताब के लोकार्पण के साथ जुड़ा हुआ है। तेजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने ये अवसर मुझे दिया। तरुण जी, आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं एक्चुअली 3 बजे समय पे जुड़ जाता, लेकिन एक मतलब बहुत महत्वपूर्ण कॉल आ गया, और आप जानते हैं बॉस तो बॉस होते हैं, तो वो काम में थोड़ा व्यस्त हो गया मैं, और मुझे फिर से वापस काम के लिए जाना है। लेकिन तेजेंद्र जी को मैंने जबान दी थी, और आपको तो मालूम है तेजेंद्र जी को जबान देके फिर कभी पीछे नहीं हट सकते, तो मैंने कहा नहीं, यहाँ पे तो आना ही है। तरुण जी, आपको बहुत बहुत अभिनंदन, और क्षमा कीजिए कि मैं पूरा प्रोग्राम के लिए यहाँ पे बैठ नहीं पा रहा हूँ। बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक काम आ गया है, तो और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है किताब को शिव जी का पूरा आशीर्वाद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये अवसर दिया आपसे बात। बहुत शुक्रिया अमीश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा कि
आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद पुस्तक को मिला, आपका स्नेह और प्यार हम सबको, और हम तो बस इस प्रतीक्षा में है कि कब ये कोरोना काल खत्म हो और कब हम वापस नेहरू सेंटर में ठीक उसी तरह आ सके जैसे पहले कभी आया करते थे। और आपका एक बार फिर से धन्यवाद। मित्रों, आपको बताना चाहूंगा कि जब इस संकलन की परिकल्पना की गई थी तो तरुण कुमार जी से बात होती थी कि हम जब इस संकलन के लिए रचनाओं का चुनाव करें तो ऐसी रचनाओं का चुनाव किया जाए जो नॉस्टैल्जिया से भरपूर न हो। तो मुझे याद आता है कि मैंने उस समय भी तरुण भाई को 2 लाइनें सुनाई थी कि ब्रिटेन अपने प्रवासियों को कहता है कि जो तुम ना मानो मुझे अपना, हक तुम्हारा है, यहां जो आ गया एक बार बस हमारा है। तरह तरह के परिंदे बसे हैं आके यहाँ। अब देखिए कितने तरह के परिंदे तो स्क्रीन पर मौजूद हैं जो लंदन और ब्रिटेन से हैं, कि तरह तरह के परिंदे बसे हैं आके यहाँ, सभी का दर्द मेरा दर्द बस खुदारा है। नदी की धार बहे आगे मुड़ के ना देखे, नदी की धार बहे आगे मुड़ के ना देखे, न समझो इसको भंवर अब यही किनारा है। तो टेम्स के इस किनारे से प्रवासी मन का लॉन्च होना है। मैं जो लोकार्पण है उसको थोड़ा और खिसकाया जा रहा हूं इस उम्मीद में कि हमारे डीएचसी हमारे साथ जुड़ पाएंगे। मैंने संजय कुमार से भी थोड़ी बात की है, उन्होंने कहा कि लिंक फॉरवर्ड कर दिया है। तो इस बीच ऐसे करते हैं कि संग्रह में से 3 ऐसे कवियों की रचनाएं सुनते हैं जो हमारे वरिष्ठतम कवि रहे हैं। तो मैं इंदु बारेट से ये गुजारिश करूंगा कि वो हमें सत्येंद्र श्रीवास्तव जी की जो कविता है जिसका शीर्षक है विंस्टन चर्चिल मेरी माँ को जानते थे, माँ को जानते थे, तो वो कविता इंदु बारेट हमें सुनाएं। और जो फेसबुक पर हमारे मित्र मौजूद हैं उन्हें इस किताब का थोड़ा सा स्वाद जरूर मिले कि किस तरह की कविताएं या गजलें इस संकलन में शामिल की गई हैं। इंदु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तेजेंद्र जी। मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण को मेरा सादर प्रणाम और बहुत बहुत अभिनंदन और शुभकामनाएं तरुण जी। और सबसे ज्यादा तेजेंद्र जी और तरुण जी को दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी कविता भी इसमें चुनी और मैं इस किताब का एक हिस्सा बनी, उसके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और मैं अब सत्येंद्र जी की एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ, उनका शीर्षक है सर विंस्टन चर्चिल मेरी माँ को जानते थे। तो सर विंस्टन चर्चिल जानते थे कि भारत क्या है। वे जानते थे क्योंकि वे मानते थे कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य का वह कोहिनूर हीरा है जिसमें कभी सूर्य नहीं डूबता। सर विंस्टन जानते थे उस शहर को भी जो उनके लोगों द्वारा उन सब के सुख सुविधाओं के लिए हिमालय की गोद को काट कर तराश कर बनाया गया, वह हिमानी शिखर शिशु जिसे मसूरी शहर कहा जाता है, वह हिमानी शिखर शिशु जिसे मसूरी शहर कहा जाता है। सर विंस्टन जानते थे कि वह कहाँ और क्यों है, क्योंकि वे वहां उस उतार चढ़ाव वाले लंबे रास्ते पर सैर कर चुके थे जो उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के एक और बेहद सुंदर शहर एडिनबरा के प्रिंसेस रोड की याद दिलाता था कहीं किसी कोने में। और सर विंस्टन यह भी जानते थे कि वहां उस मसूरी शहर में भी ब्रिटेन के साम्राज्य की नींवों को खड़खड़ा देने वाली कुछ ऐसी लहरें उठने लगी जो भारतीय राष्ट्रीय संग्राम के सिरफिरे नंगे फकीर का पागलपन ही उन्हें लग सकती थी। और सर विंस्टन यह भी जानते थे कि भारत में उसी नंगे फकीर को पिता की तरह पूजने वाली कुछ औरतें ने मसूरी शहर में भी रास्ते पर पंक्तियों में लेटकर एक रोज ब्रिटिश साम्राज्य के सैनिकों के दस्तों को आने जाने से रोक दिया था। और उसमें कुछ थी ऐसी नारियां जिनके पेट फूले हुए थे और जो किसी भी क्षण अपने बच्चे को जन्म दे सकती थी। इसलिए और बिल्कुल इसी कारण से लंदन पहुंचते ही मैं हाइड पार्क गेट गया था और सर विंस्टन के बंद मकान के सामने खड़ा होकर सादर नमस्कार करके यह जोर से कह पड़ा था, सर विंस्टन आप मेरी माँ को जानते हैं। हाँ सर विंस्टन आप मेरी माँ को जानते हैं, वह भी एक 7 महीने के बच्चे को पेट फुलाए
मेरे पिता का आशीष लेकर मसूरी के उसी रास्ते पर लेट गई थी जहां से फौजियों के दस्तों को लौटना पड़ा था। मैं उसी माँ के पेट से जन्मा उसका बेटा हूँ और मेरा नाम सत्येंद्र है। हाँ, मैं उसी माँ के पेट से जन्मा बेटा हूँ, मेरा नाम सत्येंद्र है और मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि मैं अब इंग्लैंड आ गया हूँ, धन्यवाद। बहुत अच्छे। और अब देखा आपने कि हमारे जो सबसे वरिष्ठ कवि थे सत्येंद्र श्रीवास्तव, उन्होंने कैसे चुनौती दी सर विंस्टन चर्चिल को लंदन पहुंचने के बाद। मित्रों, हम सच में भाग्यशाली हैं कि हमारे उप उच्चायुक्त श्री चरणजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपको कल ईमेल भेजी थी आपके DHC वाले ईमेल पे लिंक के साथ, बट समहाउ लगता है कहीं कुछ मिसहैप हुआ है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है जुड़ने के लिए। तो हम अब दूसरी कविता जो संकलन की है, कोयल कूक पपीहा बानी, जो कि सोहन राही जी का गीत है, वो हमारे वरिष्ठतम कवियों, गजलकारों, गीतकारों में से यहाँ है। और ये गीत तो एक तरह से प्रवासियों का बिल्कुल एक सिंबल बन गया है। तो आशीष मिश्रा से स्वागत है कि वो अपने वरिष्ठतम कवियों में से एक सोहन राही जी की इस गीत का हमारे सामने प्रस्तुति करें। तो हमारे DHC भी सुन लेंगे, तो जब एक गीत के बाद वो बोलेंगे तो ये सारी चीजें सुनने के बाद बोलेंगे तो उन्हें और भी अच्छा लगेगा। तो आशीष मिश्रा, सोहन राही जी का गीत। जी प्रणाम, मैं आशीष मिश्रा आप सभी को प्रणाम करता हूं और आभासी सदन में जो भी हमारे वरिष्ठ जुड़े हैं उन सभी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि जैसा कि अभी तेजेंद्र जी आपने बोला कि वरिष्ठतम कवि की भी कविताएं सोहन राही जी की इसमें आई हैं, और वो आपने सबसे हिंदी के यहाँ पर जो भी सदन में बैठे हैं सबसे छोटे छात्र को आपने दे दिया है पढ़ने के लिए। तो ये मेरा सौभाग्य है, मैं प्रयत्न करता हूं। और वो कुछ कविता इस तरह से है कि उन्होंने यहाँ की ब्रिटेन की जो आबो हवा है, जो ब्रिटेन की ठंड है, जो ब्रिटेन का ग्रीष्म का वातावरण है, बरखा का वातावरण है, पतझड़ का वातावरण है, बर्फीली चादरों का माहौल है, उसको उन्होंने संदर्भित किया है। वो कुछ इस तरह से है कि कोयल कूक पपीहा बानी ना पीपल की छांव, कोयल कूक पपीहा बानी ना पीपल की छांव, 7 समंदर पार बसाया हमने ऐसा गांव, हमरा ऐसा गांव, हाँ ऐसा हमरा गांव, ऐसा गांव जिसमें ठंडी आग से तन जलता है, सांस सांस में पवन नहीं विष पुरवैया चलता है, फिर भी उस गांव की हद से बाहर ना निकले पांव, हाँ हमरा ऐसा गांव, ऐसा हमरा गांव। धूप खिले तो कलियों की सुगंध नहीं उड़ने पाए, बरखा ऋतु की लहर बहर से हर मूर्खा मुरझा जाए, कोहरे की बर्फीली चादर बिछी है 4 दिशाओं, हमरा ऐसा गांव, ऐसा हमरा गांव। रंग बिरंगे लोग यहाँ पर बोले अपनी बोली, रंग बिरंगे लोग यहाँ पर बोले अपनी बोली, तन सोना माटी ही करके भरे पेट की झोली, खून पसीना एक करे तो पल दो पल बिरसाऊं, हमरा ऐसा गांव, हाँ हमरा ऐसा गांव, कोयल कूक पपीहा बानी ना पीपल की छांव, 7 समंदर पार बसाया हमने ऐसा गांव, हमने ऐसा गांव। इन पंक्तियों के साथ तरुण जी आपको भी बहुत सारी बधाइयां ऐसी उत्तम पुस्तक के संपादन के लिए और भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, बहुत अच्छा आपने पाठ किया गीत का। मित्रों, सत्येंद्र श्रीवास्तव बहुत बड़े कवि थे, सोहन राही बहुत बड़े गीतकार, गजलकार हैं, मगर जहां तक प्राण शर्मा का सवाल है, उनको मैं यहाँ कवियों का कवि या गजलकारों का गजलकार कहता हूँ। जिस व्यक्ति ने यहाँ गजलें लिखी हैं ब्रिटेन में रह के, किसी ना किसी स्टेज पर प्राण शर्मा ने उनकी गजलें ठीक जरूर की है। मेरी गजलें भी उन्होंने ठीक की, मैं उनको लिख के भेजता था,
वो मुझे बताया करते थे कि काका सुन, शेर जड़ा हुंदा है ना, एवें नहीं हुंदा कि एक लाइन लाहौर जाए ते दूजी पिशौर जाए, दोनों लाइना लाहौर जान ता शेर बनदा है। सो दिस इज व्हाट ही यूज्ड टू टेल मी कि भाई अगर शेर लिखना है तो वजन में रहना होगा। वो मुझे बहर समझाते थे, वजन समझाते थे, और उन्होंने ही मेरे अंदर गजल की समझ पैदा की। तो आज उनको याद करते हुए भाई आशुतोष को हम गुजारिश करेंगे कि वो प्राण जी की एक गजल हम सब के साथ साझा करें, ताकि मंच के अलावा जो फेसबुक से लोग जुड़े हैं वो भी जान सके कि प्राण जी क्यों एक मास्टर गजलकार थे, सही मायने में टीचर थे जो सबको। और ऐसा ही नहीं, यकीन मानिए भारत के बहुत से गजलकार भी प्राण जी से अपनी गजलें ठीक करवाते थे। प्राण जी को गजल का ग्रामर बहुत अच्छी तरह से मालूम था और वो उसका इस्तेमाल करते थे। आशुतोष, आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पटल पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ साहित्यकारों, गुरुजनों को मेरा प्रणाम। तरुण जी को बहुत बहुत बधाई, और जो भी लेखक साहित्यकार इस बुक में जिनकी रचनाएं ली गई हैं उन सबों को बधाई। तो मित्रों, प्रस्तुत है प्राण शर्मा जी की गजल। दुख के आगे आदमी ऐसा है प्यारे, दुख के आगे आदमी ऐसा है प्यारे, जैसे उड़ता आंधी में तिनका है प्यारे। दुनिया सचमुच का तमाशा है कि जिसमें, दुनिया सचमुच का तमाशा है कि जिसमें आदमी पर आदमी हंसता है प्यारे, आदमी पर आदमी हंसता है प्यारे। क्या हुआ जो बट गए हैं धर्मों में सब, क्या हुआ जो बट गए हैं धर्मों में सब, दर्द इंसानों का एक जैसा है प्यारे, दर्द इंसानों का एक जैसा है प्यारे। रोशनी आए तो आए कैसे घर में, रोशनी आए तो आए कैसे घर में, दिन में भी हर खिड़की पर पर्दा है प्यारे, वाह 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 वाह। दिन में भी हर खिड़की पर पर्दा है प्यारे। और मक्ता, द्वेष से ऐ प्राण नित परहेज करना, द्वेष से ये प्राण नित परहेज करना, ये धतूरे जैसा जहरीला है प्यारे, क्या वाह 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 वाह। धतूरे जैसा जहरीला है प्यारे, दुख के आगे आदमी ऐसा है प्यारे, जैसे उड़ता आंधी में तिनका है प्यारे, जैसे उड़ता आंधी में तिनका है प्यारे। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने प्राण जी की गजल को सुस्वर गाकर हम सबको उनके गीतों से, उनके शेरों से परिचित कराया। विनीत जी, अब मैं आग्रह करने जा रहा हूं हमारे उप उच्चायुक्त जी को कि वो अपनी बात हमारे सामने रखेंगे, मगर क्योंकि पुस्तक का लोकार्पण उन्हीं के हाथों होना है, तो आपसे ये गुजारिश है कि इससे पहले कि हमारे उप उच्चायुक्त अपनी बात करनी शुरू करें, तो हम ये मान लेते हैं ऑनलाइन आजकल जो कुछ हो रहा है आभासी दुनिया में, कि हमारे उप उच्चायुक्त ने किताब का जो फीता है वो काटा है और उसके साथ पुस्तक का लोकार्पण हो रहा है। तो विनीत जी, आप इस समय उस पुस्तक के लोकार्पण का जो वीडियो है
उसको चलाएं, ताकि उसके बाद हमारे उप उच्चायुक्त आकर इस पुस्तक के बारे में, तरुण जी के बारे में और यहाँ के हिंदी साहित्य के बारे में अपनी बात कहें। विनीत जी, स्वागत है। सर, मंच आपका है, आपने लोकार्पण कर दिया है। अब आप अपने मन की बात, प्रवासी मन के बात दोनों के साथ साझा करिए। आपका स्वागत है। नमस्कार आप सबको। वीरेंद्र शर्मा जी आपको नमस्कार, सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। और जब भी आप सब लोगों से मिलता हूँ, हिंदी प्रेमियों से, तो मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। और ये जो फीता काटने की तो बड़ी अजीब सी परंपरा है कि हमने तरुण जी के साथ मिलके ही तो इसको एक साथ बांधा है, उसको फिर हम फीता काट रहे हैं आज। इस प्रपोजल को लेके जब तरुण जी मेरे पास आए थे तो मुझे बहुत पसंद आया था। और इनको पता होगा कि हमने फाइल पे भी बड़ी लिखा पढ़त करके इनके साथ फाइल को ऊपर नीचे करके इसको हमने कहा कि ये हमें भारत के उच्चायोग की तरफ से किताब छपवानी चाहिए, ना कि किसी प्राइवेट पब्लिशर के थ्रू, क्योंकि ये एक हमारे अधिकारी का प्रयास है। और ये जो है ब्रिटेन के जो हिंदी साहित्य समाज है उसका एक प्रयास है कि इस तरह की रचनाओं को एक साथ एक जगह प्रकाशित किया जाए। तो इसके लिए हाई कमीशन को हमेशा आगे आना चाहिए। तो इसके बड़ा मुझे अफसोस ये रहेगा कि तरुण जी के यहाँ होते हुए हम इसका लोकार्पण नहीं कर पाए, क्योंकि उन दिनों थोड़े हम बिजी हो गए थे। हमारे फॉरेन सेक्रेटरी साहब की विजिट हो गई थी, फिर आनंद फानंद में हमारे तरुण जी के जाने का प्रोग्राम बन गया, तो मैं बिल्कुल इस बात पे ध्यान नहीं दे पाया। पहले हम सोच रहे थे कि इस किताब का जो लोकार्पण है वो फॉरेन सेक्रेटरी साहब के हाथ से किया जाए, लेकिन उनका कार्यक्रम इतना मतलब पेचीदा बन गया और इतना बिजी हो गया कि वो बिल्कुल भी हमें उसमें समय नहीं मिल पाया। लेकिन बड़े मुझे खुशी हो रही है कि ये पुस्तक का लोकार्पण आज मैं कर रहा हूँ। और इस पुस्तक को मैंने हमारे तरुण जी से कहा था कि ये सिर्फ यहाँ पे यूके में ही नहीं, इसको हम अपने देश, मतलब हर देश में जहाँ भी हमारे भारत के मिशन हैं, एम्बेसी या उच्चायोग हैं, तो वहाँ पे भेजेंगे और उनको हम बताएंगे कि इस तरीके का जो प्रयास है वो अपने अपने देश में कर सकते हैं, जहाँ पे भी हिंदी बोलने वाले हमारे साहित्यकार रहते हैं, हिंदी बोलने वाले भाई बहन रहते हैं। तो इस तरीके का जो प्रयास है वो सभी जगह किया जाना चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि इसमें तरुण जी ने 1950 के दशक से लेकर अब तक ब्रिटेन में हुए साहित्य सृजन में से कुछ ऐसी रचनाओं को चुनकर शामिल किया है जो कि ब्रिटेन के जीवन की प्रतिनिधि रचनाएं हैं, जिन्हें हम कहेंगे, और ब्रिटेन के जीवन पर आधारित हैं। और मैं उन सभी साहित्यकारों का भी इसमें धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने अपनी रचनाएं इसमें शामिल होने के लिए हमें दी हैं। और जिससे इन रचनाओं से जो भी ये पुस्तक है अपने आप में एक बड़ी विशेष है। जो भी इस पुस्तक को पढ़ेगा तो उसको ब्रिटेन के अंदर जो 3 पीढ़ियों की कहानियां, कविताएं, गजलें, गीत, निबंध, उन सब की झलक एक साथ मिल पाएगी। और उसके साथ साथ ब्रिटेन के सामाजिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन की झलक भी उसको मिलेगी। तो ये एक बड़ा ही विलक्षण संग्रह बन गया है। और मुझे लगता है कि तरुण जी, ये संग्रह जो है हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस संग्रह के माध्यम से आपका जो लंदन में कार्यकाल है लगभग 3 साल का, और जितनी इस कार्यकाल के दौरान आपने हिंदी की सेवा की है, उस 3 साल के कार्यकाल को ये हमेशा हमेशा के लिए सबको याद दिलाता रहेगा। और आपके आने वाले जो सक्सेसर हैं उनका काम आपने बहुत कठिन कर दिया है इस तरीके का संकलन निकाल के, क्योंकि आपने एक बार एस्टेब्लिश कर दिया है कि जो भी व्यक्ति अब आपकी जगह आएगा हम उससे आशा लगभग उसी स्तर की करेंगे। और इसके अलावा आप सब लोग जानते हैं कि हमारे तरुण जी ने हिंदी प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं उठा के रखी। ये
हमेशा बिजी रहते थे कि हिंदी का किस तरीके से स्कूलों के माध्यम से, दूसरी संस्थाओं के माध्यम से प्रचार किया जाए। ये मतलब मुझे लगता है कि हाई कमीशन से ज्यादा ये आप सबके परिवार के एक हिस्से की तरह थे। तो और आपके और हाई कमीशन के माध्यम एक जो सेतु है उसका काम किया है इन्होंने। मैं इनकी भी बड़ी भूरी-भूरी प्रशंसा करना चाहता हूँ कि ये इसी तरह हिंदी की सेवा करते रहें और हो सकता है हिंदुस्तान में हमें फिर से कभी साथ काम करने का अवसर मिले। पर अभी तो मैं आपको अफ़सोस की बात ये है और मैं ये इन सब लोगों के सामने कहना चाहता हूँ कि ये ऐसी विकट स्थिति है ये कोरोना के कारण कि हम तरुण जी को अच्छे से विदाई भी नहीं दे पाए हाई कमीशन में। तो मैं आपको उसके लिए क्षमा चाहता हूँ तरुण जी, और मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही हिंदी की सेवा करते रहें और नित नई ऊंचाइयां छूते रहें, आप स्वस्थ रहें। और इस तरह के प्रयास के लिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसके लिए मैं आप सब जो साहित्यकार बंधु हैं उनको भी बधाई देता हूँ कि आप भी इसी तरह सृजन में हमेशा लगे रहें। और आपके इस सृजन के माध्यम से हिंदी की भी सेवा होती है और भारतीय संस्कृति की भी सेवा होती है, क्योंकि संस्कृति को किसी माध्यम की आवश्यकता होती है अपने आप को अभिव्यक्ति देने के लिए, तो वो हिंदी बड़ा अच्छा माध्यम है। तो आप इसी तरह संस्कृति की सेवा करते रहें, हिंदी भाषा की सेवा करते रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं तरुण कुमार जी कि आपका ये प्रयास न केवल यूके में सराहा जाएगा और हर देश में ये किताब आपकी पहुंचेगी, ये आपका मेरे से वादा है। जैसे ही हमारी डिप्लोमेटिक बैग की सुविधा शुरू होगी, ये हिंदुस्तान पहुंचेगी, हर देश में हमारी एम्बेसी की लाइब्रेरी की शोभा बढ़ाएगी ये किताब। धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया सर, आप आए, आपने आके पुस्तक का लोकार्पण किया, तरुण जी को स्नेहाशीष दिया। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इस किताब में 15 कहानीकारों की 27 कहानियां शामिल हैं, 12 कवियों की 24 कविताएं और 4 गजलकारों के 9 गीत और गजलें और एक साहित्यकार का इसमें 2 लेख शामिल हैं। यानी कि तमाम विधाओं को शामिल किया है तरुण जी ने इसमें। और ये इसको प्रकाशित किया है दिल्ली के भावना प्रकाशन ने, जिसके नीरज मित्तल आज हमारे साथ इस लोकार्पण समारोह में जुड़े हुए हैं। और तरुण जी, आपको याद होगा, मैं हमेशा कहा करता था कि हम भारत जब कभी टेम्स नदी के किनारे जाते हैं तो गंगा को याद किए बिना रह नहीं पाते। और हम कहते हैं कि बाजार संस्कृति में नदियां नदियां ही रह जाती हैं। बाजार संस्कृति में नदियां नदियां ही रह जाती हैं, बनती हैं व्यापार का माध्यम, मां नहीं बन पाती हैं। बनती हैं व्यापार का माध्यम, मां नहीं बन पाती हैं। जी लगाने के कई साधन हैं टेम्स नदी के आसपास। जी लगाने के कई साधन हैं टेम्स नदी के आसपास। गंगा मैया में जी लगाता है हमारा अपना विश्वास। तो ये जो प्रवासी मन है, उसका मन गंगा के किनारे है और तन टेम्स के किनारे। इसी तरह की बहुत सी हमारी रचनाएं हैं इस संकलन में भी। मैं भाई पवन जैन को अभी आमंत्रित करने जा रहा हूं कि वो एक पाठक, एक आलोचक, एक कवि के तौर पे इस संग्रह को कैसे देखते हैं। मुझे मौका मिला था जब पवन भाई लंदन आए थे तो उच्चायोग में आपकी कविताएं सुनने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ था, तो बहुत अच्छा लगा था। और भोपाल में भी एक छोटी सी मुलाकात हुई थी जब हम विश्व रंग के सिलसिले में आए थे। तो मैं मंच देता हूं आदरणीय पवन जैन जी को, वो आए और इस संकलन के बारे में अपने क्या उनके भाव हैं वो हमारे सामने प्रेषित करें। पवन जैन जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं तरुण को बहुत बहुत बधाई देता हूं उनकी इस किताब के विमोचन के लिए, और उन तमाम रचनाकारों को बधाई देता हूं जिनकी कविता, जिनकी कहानी, जिनकी गजल, जिनके निबंध, जिनके लेख इसमें छपे हैं। और मेरी शुभकामनाएं तरुण जी को कि आगे भी ऐसे ही लिखते रहें। हम लोग 2017 में लंदन आए थे। उससे पहले मैं पर्यटक के रूप में और एक पुलिस की अधिकारी की ट्रेनिंग के रूप में हम लोग LBS के साथ वहां पर रहे थे। लेकिन कवि के रूप में मेरी पहली यात्रा थी 2017 में। हम लोग 10 शहरों में गए थे
और तरुण हमारे मेजबान थे, पूरे कार्यक्रम के समन्वय का उन्होंने जिम्मा लिया था। तो मेरे ख्याल से जो भी उनका कुल कार्यकाल 4-4.5 साल का रहा, तो ये जो कवि सम्मेलन होते थे अंतर्राष्ट्रीय 4 या 5 जितने भी हुए होंगे, मुझे लगता है 2 दर्जन से ज्यादा कवि हिंदुस्तान से वहां गए थे। और अगर मैं कहूँ कि कभी भी हम सारे लोग चूंकि एक दूसरे से परिचित हैं, मंच पर रहते हैं, जब भी कब हम भविष्य में अपने अतीत के पन्नों को पलटेंगे तो उसमें एक सुनहरा पृष्ठ हर कवि के मन में होगा, और वो पृष्ठ होगा तरुण कुमार। इतनी खामोशी के साथ, इतने अपनेपन के साथ वो हम लोगों के साथ रहता था कि लगते नहीं थे कि वो सरकारी अधिकारी। सामान्यतः जो धारणा होती है हिंदुस्तान में सरकारी अधिकारियों के प्रति, और विशेषकर हिंदी के अधिकारियों के प्रति, वो उतनी उज्जवल नहीं होती जितनी हमने लंदन में अनुभव की थी। तो मैं उनके लिए ये कह सकता हूँ, किसी बड़े शायर का है ये, कि मिलके रहेगी परिंदे को मंजिल, ये खोले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो मैं तरुण कुमार के ऐसे हुनर को प्रणाम करता हूँ। उस हुनर का परिणाम है प्रवासी मन। हिंदुस्तान में हम कवियों को, चूंकि ये जिस तरह के माहौल में हम लोग बात कर रहे हैं वो हम लोगों के लिए बहुत परिचित माहौल नहीं है। हम लोग कविताएं पढ़ते हैं लाल किले पर या किसी मंच पर, हजारों श्रोताओं के बीच होते हैं, तालियों के बीच होते हैं, मंच होता है, मंच से उतरते हैं तो सैकड़ों लोग ऑटोग्राफ लेने आते हैं। तो भाई अशोक जी ने एक बात कही थी बहुत पहले कवि और लेखक के संबंध में, कि हिंदुस्तान में 2 तरह के कवि और लेखक होते हैं, एक उस्तक के, एक पुस्तक के। पुस्तक के कवि होते हैं, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो अपनी कविता कहते हैं और लोगों तक, हजारों लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। आजकल तमाम टीवी चैनल हैं, जब आप एक कविता कहते हैं तो हिंदुस्तान में 10-15 लाख लोग सुन रहे होते हैं। तो निश्चित रूप से वो अलग तरह के दौर है। एक कवि होते हैं जिनके आप देखेंगे उनके दर्जनों उनकी किताबें होती हैं, पुस्तक के होते हैं, उनकी यात्रा पुस्तक से पुस्तकालय तक होती है। लेकिन तरुण कुमार उन दोनों के बीच में सेतु का काम करते हैं। वो लेखक के रूप में अपनी भूमिका का जब निर्वहन करते हैं तो उनको सुनना भी अच्छा लगता है, उनको पढ़ना भी अच्छा लगता है। और कभी वसीम रेलवी जी ने ऐसे लोगों के लिए कहा होगा, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। हिंदी से मेरा एक जुड़ाव और है। मैं भारतीय पुलिस सेवा में तो 1987 में आया था। मैं ग्रामीण प्रवेश से था, और जब मैं जयपुर में पढ़ता था तो मेरे सामने एक धर्म संकट था। मैं एमएससी फिजिक्स में कर रहा था, और फिजिक्स में हिंदी माध्यम तो छोड़ो कि हिंदी के हिंदुस्तान के राइटर की किताब हमें पढ़ने को नहीं मिलती। उस दौर में मैं ग्रामीण प्रवेश से आया, मुझे पहली बार पता चला कि सिविल सेवा होती है। तो उस टाइम चूंकि मेरे 2 साथी वहां रहे, शर्मराजन मेरे बहुत अजीज मित्र थे, मैं जब गया था तो वो हमारे मेजबान थे। और अभी मनमीत नारंग, जब मैं आईजी उज्जैन था तो वो मेरे साथ एसपी रहे, मध्य प्रदेश के ही हैं मूलतः, तो उनके साथ भी वास्ता रहा। तो यूपीएससी में किसी विज्ञान के विषय को, विशुद्ध रूप से भौतिक शास्त्र जैसे विषय को हिंदी में लिखना एक बड़ी चुनौती थी। मैं जयपुर में पढ़ता था तो मैंने कहा कि भाई हिंदी में किताबें कहाँ मिलेंगी। तो हम लोगों ने बहुत कोशिश की, चूंकि मेरा दूसरा विषय इतिहास का था जिसे मैं हिंदी में लिख सकता था। तो मैंने तय किया कि भाई मैं हिंदी माध्यम में लिखूंगा। तो हिंदी का अनुवाद मैंने वहां सीखा। तो मैं तरुण कुमार की कठिनाई समझ सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन को ऋणावेशित कण लिखना हो, प्रोटॉन को धनावेशित कण लिखना हो, रेक्टिफायर को दिष्टकारी लिखना हो, एम्पलीफायर को आवर्धक लिखना हो, तो हमें 3 महीने तो उन किताबों के अनुवाद को समझने में लगे। तो उस टाइम मैं पहला विद्यार्थी था हिंदुस्तान में, तो हिंदी से मेरा वास्ता है, विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। लेकिन चूंकि मैं यूपीएससी में हिंदी माध्यम के चयनित हुआ हूं तो मैं एक अनुवादक की परेशानियों को समझता हूं। इसलिए मैं तरुण कुमार को बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वहां पर हिंदी अधिकारी के प्रति पूरे लंदन में ही, पूरे इंग्लैंड में एक सम्मान पैदा किया। और जिस तरह की वो मिठास छोड़कर आए हैं, हम तो वहां पे खानवा दोस्त की तरह थे, कभी बेलफास्ट में होते थे, कभी मैनचेस्टर में, कभी लिवरपूल में। हर रोज हमारा ठिकाना बदल जाता था, हमारा आशियाना बदल जाता था। हम तो वहां से उड़कर आ गए, लेकिन तरुण कुमार ने जो वहां पे उड़ान की है वो वहां पे रहेगी। जैसे अभी चरणजीत जी ने कहा कि इनकी किताब सभी उच्चायुक्त, सभी दूतावासों में जाएगी, और हिंदी के जो
रचनाकार हैं इंग्लैंड की, उनकी खुशबू पूरी दुनिया में फैलेगी। और एक बात जो मैं आखिर में कहना चाहता हूँ कि कोरोना काल में उनकी विदाई नहीं हुई, लेकिन कोरोना काल एक अवसर भी है। हमारे भोपाल के शायर बशीर भाई ने बहुत पहले कहा था, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। हम लोग फासले के साथ क्या है, अलग माध्यम से मिल रहे हैं, लेकिन तरुण कुमार ने उस कोरोना काल को अवसर में बदला। बहुत सारी इन्होंने वहां पे गोष्ठियां की, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर के साहित्यकारों को लंदन से जोड़ा। और इतने आयोजन मैं नहीं समझता कितना क्यों होता है, कोई आयोजन करने में आप सब लोग, आदरणीय जया जी हैं, जगिया जी हैं, तेजेंद्र भाई हैं, आयोजन करना कोई आसान काम नहीं होता, और वो भी हिंदी का। मैं भारत भवन में ट्रस्टी सेक्रेटरी रहा, भोपाल की बड़ी शान है, यहाँ पे संतकती राजभाषा का आयुक्त भी रहा। तो हम लोग हमेशा साहित्यिक आयोजनों में कहते थे कि जब भी वक्ताओं से श्रोता एक ज्यादा है तो वो आयोजन सफल। तो आप समझ सकते हैं कि तरुण कुमार ने उस दौर में, जब लोग मिलते नहीं थे, जब बात नहीं करते थे, जब मुंह पर नकाब होती थी, उस टाइम उस दौर में भी हिंदी को जिंदा रखा, कविता कहानियों की महफिलें आबाद रखी, माध्यम भले ही डिजिटल हो गया हो। तो मैं तो तरुण कुमार को शुभकामनाएं देता हूँ। प्रवासी मन मैंने उतनी मन से अभी नहीं पढ़ी है, लेकिन आज जो मैंने कविताएं पढ़ी तो मेरा मन है कि मैं सारी कविताएं, सारी कहानियां, सारे निबंध पढ़ूं। और तरुण कुमार को शुभकामनाएं कि वो जहां भी रहें वो हिंदी के प्रति उतने ही समर्पित रहें जितना समर्पण दिखाया है, और उनकी लेखनी आगे भी चले। और शुभकामनाएं देता हूं उनको कि जहां भी जाएगा रोशनी लुटाएगा। क्या बात। जहां भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। धन्यवाद तरुण, आपकी लेखनी को, आपके हिंदी के प्रति समर्पण को, और आपके 4.5 साल के उस प्रवास को लंदन में, जो मेरे ख्याल से 40 साल से ज्यादा जिंदा रहेगा। मुझे आपने बोलने के लिए मौका दिया तेजेंद्र भाई, आपको बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया पवन भाई, बहुत अच्छे, बहुत दिल से बोले आप। साफ लगता था कि महसूस कर रहे हैं एक एक शब्द को। और प्रकाशक मौजूद है, उसके द्वारा प्रकाशित की गई 376 पेज की किताब, उसके बारे में इतनी चर्चा हुई है, तो जाहिर है कि नीरज भी काफी इमोशनल हो रहे होंगे। तो नीरज भाई, आपका स्वागत है। मुझे याद है आपने बिना किताब को सुने, बिना किताब के बारे में कुछ जाने, बस एक फोन पर कह दिया था, बस मैं इसे छापूंगा। और आपने इतने मेहनत से, इतने प्यार से, इतने खूबसूरत ढंग से इसे छापा। तो आपके क्या अनुभव रहे इसमें और कैसा महसूस हुआ? आपका स्वागत है, मंच आपका है। सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम तो आज एक बहुत बड़ा मौका है, तरुण जी की किताब का विमोचन, और उसके ऊपर हम सब बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और दूसरा, आज एक बहुत बहुत अच्छा दिन है मकर संक्रांति का। पहले तो ये बात शायद 1 साल भर पहले की होगी, जब तेजेंद्र जी का फोन आया था कि एक किताब को लेके आपसे चर्चा करनी है। और जैसे जैसे उन्होंने रंग रूप उस किताब के बारे में थोड़ा सा बताया था, और मैं बहुत उत्साहित था कि इस तरीके का प्रोजेक्ट, जहां तक मेरी नजर में, शायद अभी पूरे विश्व में ऐसा कोई संकलन नहीं है जो अपने देश के सारे लेखकों को या उन सारे कवियों को एक जगह इकट्ठा करता है। तेजेंद्र जी का आग्रह है, उनकी मेहनत, और तरुण जी ने इस किताब को बहुत बहुत सलीके से संपादित किया, कई बार मेहनत करी, और दोबारा उसके ऊपर हम लोगों ने कई बार काम किया। बहुत अच्छा रहा। बहुत जल्दी भी कई बार करना पड़ा, और ऐसा उम्मीद नहीं था कि इतने सारे लोगों को ये एक किताब में, चाहे वो गजलकार हों, चाहे वो कहानीकार हों, निबंधकार हैं, कवि हैं, इतने सारे कवियों को एक साथ जोड़ के एक किताब में लेके आना, ये वाकई बहुत दुरूह कार्य था, जिसको तरुण जी ने बहुत अच्छे से पूरा किया। और निर्देशन जो था वो निश्चित रूप से तेजेंद्र जी का था, ये तो मैं जानता हूँ।
मगर हाँ, मेहनत करवाने के पीछे और साफ बताऊं तो डंडा चलाते हैं तभी काम हो पाता है, ये हमारे हिंदुस्तान वालों की आदत है। तो शायद तेजिंदर जी ने वो ये डंडा मेरे ऊपर भी चलाया और शायद तरुण जी के ऊपर भी चलाया होगा निश्चित, और ये काम बहुत अच्छा निकल के आया। इसके अंदर शामिल आप लोगों ने शायद गौर किया हो या अभी शायद ना किया हो, बहुत सारे रचनाकार, बहुत सारे कवि, ब्रिटेन के अंदर भारत की स्त्री शक्ति नजर आती है। आप अगर इस किताब को ध्यान से देखें तो जितने कहानीकार हैं, जितने कवि हैं, निबंधकार हैं, गजलकार हैं, उसके अंदर काफी हद तक स्त्रियों का दखल जो कि बहुत पुख्ता तरीके से है। और बहुत अच्छी बात है ये कि ब्रिटेन में बैठे हुए हमारे भारत के हमारे अपने लोग और बहुत सक्षम तरीके से अपनी बात रख पा रहे हैं, बहुत अच्छे से सृजन कर पा रहे हैं। तो इस किताब की एक ये सबसे बड़ी खूबसूरती थी कि इसके अंदर स्त्री शक्ति नजर आती है और चयन के अंदर या संपादन करने के अंदर ऐसा कोई भी स्पॉट निर्धारित नहीं किया गया कि इनको शामिल क्यों किया जाए या क्यों नहीं किया जाए। बेहतरीन चुनिंदाएं रचनाओं को वहां पर निकाला गया, बेहतरीन लोगों को वहां पर जोड़ा गया और तरुण जी की और तेजिंदर जी की मेहनत आज रंग लाई है। मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि ये पुस्तक देश दुनिया के सभी कोनों में पहुंचेगी। दूसरा, अभी प्रवासियों के ऊपर बहुत सारा काम लगभग पूरे देश में हो रहा है और बच्चों को या जो रिसर्च वर्क करने वाले लोग हैं उनके लिए ये किताब बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। एक लेखक की अलग-अलग किताबों को ढूंढना या उनकी रचनाओं को इकट्ठा करना बहुत दुष्कर कार्य होता है, मगर ये किताब उन सब चीजों को अपने आप में पूरा करेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। और मैं उम्मीद करता हूँ तरुण जी से कि आगे भी इस तरीके के संकलन पे इनका काम जारी रहेगा। बल्कि मेरा अपना पर्सनल थॉट है कि इस किताब को अभी और रिवाइज्ड किया जाना चाहिए। आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल में बहुत सारे लोग हमसे अभी और जुड़ेंगे और उन लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए जिससे ये चलता रहे ये सिलसिला और सभी लोगों को उससे बहुत-बहुत लाभ मिल सके। पढ़ने वाले इसके अंदर शानदार लोग हैं जिन्होंने रचनाएं अपनी दर्ज कराई हैं, चाहे उसमें जाकिया जी हों, जया वर्मा जी हों, शिखा वार्ष्णेय जी हैं, उषा राजे सक्सेना हैं, उमेश गुप्ता जी हैं और वीरेंद्र शर्मा है। बहुत बहुत एक से एक बेहतरीन रचनाकार इस पुस्तक में शामिल है और मुझे पूरी उम्मीद है, फिलहाल अगर मैं आपको ये किताब दिखा सकता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पुस्तक का पूरे विश्व में बहुत अच्छे से इसका स्वागत होगा और आज इस प्रोग्राम को करने के पीछे तेजिंदर जी की मेहनत नजर आती है। मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आशा करता हूं इस तरीके के महत्वपूर्ण आयोजन आप लोग करते रहें और पुनः बधाई एक बार तरुण कुमार जी को। नमस्कार। बहुत शुक्रिया नीरज भाई, बहुत सधे हुए शब्दों में आपने पूरी इस किताब की यात्रा दिखाई और मैं भी इस पुस्तक को एक बार आप सबके सामने दिखा रहा हूं कि ये है वो पुस्तक जिसका हमने आज लोकार्पण किया, प्रवासी मन, और ये है तरुण कुमार प्रवासी मन में। मित्रों, ऐसा है कि हमारे साथ मेरे छोटे भाई जैसे पद्मेश गुप्त मौजूद हैं। हालांकि ओरिजिनली कार्यक्रम में वो शामिल नहीं होने वाले थे, लेकिन आज वो जुड़े हैं, तो ये हो नहीं सकता कि वो किसी कार्यक्रम में हो और 2 शब्द न कहें। तो मैं पद्मेश से आग्रह करूंगा कि पद्मेश के भी अपने बहुत खूबसूरत पल तरुण कुमार जी के साथ जुड़े हैं, तो इससे पहले कि तरुण कुमार आके कुछ कहें, पद्मेश भी 2 शब्द उनके बारे में जरूर कहें। पद्मेश, आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार तेजेंद्र जी, आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में निमंत्रित करने के लिए सबसे पहले आपको।
और बहुत बधाई तरुण कुमार जी, बधाई हम आप तरुण जी को कई बार दे चुके हैं इस पुस्तक के मामले में। लेकिन अभी आपने तेजन जी आपने कहा है 2 शब्द कहने के लिए, तो मैं सिर्फ 2 बातें यहाँ पर रखना चाहता हूँ और वो ये रखूंगा कि इस प्रकार की जो पुस्तकें हैं, ये अभी पवन जैन जी ने कहा कि जैसे 40 वर्षों तक ये उड़ान भरेंगी। मैं मानता हूँ कि ये कई 100 साल और कई सदियों तक का साहित्य है और उसका कारण ये है कि जब हम भाषा के वैश्वीकरण की बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कितने देश हिंदी बोलते हैं, आंकड़े दे सकते हैं कितने लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन जब साहित्य की बात आती है तो मैं मानता हूँ कि भारत हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में प्रवासी लेखन का सबसे बड़ा योगदान है। प्रवासी लेखकों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो लिख रहे हैं जो वो अनुभव कर रहे हैं और भारत से बाहर अनुभव कर रहे हैं, वैश्विक स्तर पर अनुभव कर रहे हैं, वो लिखा जा रहा है। और तो हिंदी साहित्य के वैश्वीकरण में प्रवासी लेखन का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अब हिंदी साहित्य में वो लिखा जा रहा है जो विश्व में हो रहा है और विश्व में अनुभव किया जा रहा है। और जब इसके वैश्वीकरण के परिणाम मैं ये देखता हूँ कि आज से 200-300 साल बाद जब किसी ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में किसी को यह जानना होगा कि कोरोना काल में उनका समाज कैसा था, अब 20वीं सदी में 21वीं सदी में उनका देश कैसा था, उनके लोग कैसे थे, और उनसे ये कहा जाएगा कि अगर आपको यह जानना है तो आप हिंदी साहित्य पढ़िए, आप तेजेंद्र शर्मा और ज़किया ज़ुबैरी को पढ़िए, आप जय वर्मा जी को पढ़िए, आप तरुण कुमार जी द्वारा संपादित प्रवासी मन को पढ़िए, तो आप जान पाएंगे कि उस समय हमारा समाज कैसा था। इस दिशा में यह पुस्तक बहुत महत्व रखती है। और दूसरी बिंदु मैं ये उठाना चाहूंगा जो अभी चरणजीत सिंह जी ने कही, हमारे उच्चायुक्त ने, कि यह पुस्तक सारे दूतावासों में जाएगी विश्व के, और इससे मुझे लगता है कि बहुत प्रोत्साहन मिलेगा वैश्विक स्तर पर उन दूतावासों को और उन हाई कमीशन को दुनिया भर में, कि वहाँ के राजदूत और राजनयिक जो हैं वो इस प्रकार के प्रयास और करेंगे और वैश्विक स्तर पर दुनिया भर के जो प्रवासी लेखक हैं उनके इस प्रकार के संग्रह तैयार होंगे और प्रकाश में आएंगे और उनको प्रेरणा मिलेगी। इन शब्दों के साथ तरुण कुमार जी आपका बहुत बहुत आभार, आपका सानिध्य तो हमारे साथ रहा ही, और मैं ये नहीं मानता कि आप यहाँ से चले गए हैं तो आप पूर्व हिंदी और संस्कृति अधिकारी हैं, आप हम लोगों के साथ अभी भी जुड़े रहे हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे, ये ऐसा मेरा विश्वास है। और जो हमारे साथ संबंध स्थापित हुए हैं, आप यहाँ पर आपको सरकारी अधिकारी कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है सरकारी अधिकारी के साथ साथ आप असरकारी अधिकारी भी रहे हैं, जिसका असर सदियों तक हमारे साथ यहाँ पर रहेगा। क्या बात है। बहुत अच्छे पद्मेश, गागर में सागर वाली जो है ना कहावत, उसको चरितार्थ कर दिया आपने। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बातें आपने कही और अंडरलाइन की। भाई तरुण कुमार जी, इतनी सारी तारीफ सुनने के बाद या तो आंसू आ जाते हैं, या आवाज भर्रा जाती है, या आदमी परेशान हो जाता है। कुछ कहना तो बड़ा मुश्किल होता है, मगर रिवायत है कि कुछ तो कहना पड़ेगा। जब आपने इतना सुना है तो कुछ तो सुनाना भी पड़ेगा। तो आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम को लेके, इस किताब को लेके, इस किताब के प्रकाशन को लेके। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये किताब बहुत जल्दी ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि किसी ना किसी विश्वविद्यालय में ब्रिटेन के हिंदी साहित्य को अलग से सिलेबस में एक पेपर बनाया जाए, तो ये किताब खुद ब खुद वहाँ की टेक्स्ट बुक बनेगी। और भाई नीरज से ये भी गुजारिश है कि इसको अब अमेज़न पे चढ़ा दिया जाए। आज इसका लोकार्पण हो गया है, तो जब ये अमेज़न पे जाएगी तो हम लोगों को बता सकेंगे कि खरीदी जा सकती है। तो भाई तरुण कुमार जी, अब दूल्हे की बारी है। अब दूल्हा आए और बताए कि बारात कैसी थी। आपका स्वागत है। धन्यवाद तेजेंद्र जी, सचमुच ये बड़ा ही भावुक क्षण है मेरे लिए। तो आदरणीय श्री वीरेंद्र शर्मा जी, माननीय उप उच्चायुक्त श्री चरणजीत सिंह जी, मंत्री समन्वय पवन सर, जकिया जी, जय वर्मा जी, और अमीश सर तो जा चुके हैं, नीरज जी, पद्मेश जी, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, सादर नमन। सबसे पहले तो तेजेंद्र जी को इस आयोजन के लिए बधाई, तेजेंद्र जी और जकिया जी को
अंततः ये कार्यक्रम हो पाया 2 बार स्थगित होने के बाद, और इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाया। तो निश्चित तौर पर आपने इसे संभव किया। जहां तक पुस्तक की मैं बात करूं तो इसका श्रेय 2 बड़ी शख्सियतों को जाता है। एक तो अभी हमारे उप उच्चायुक्त महोदय ने बताया आपको कि पुस्तक कैसे आगे बढ़ी। संकलन जब तैयार हो गया तो मैंने इसमें माननीय उच्चायुक्त महोदया के संदेश के लिए भेजा, और उसमें उप उच्चायुक्त महोदय ने देखा, उन्हें ये संकलन पसंद आया। फिर उन्होंने इसमें लागत की बात कही। तो लागत के बारे में मैंने जब मिशन में पता किया कि इसमें कोई बजट हेड है या नहीं है इस तरह की पुस्तकों के प्रकाशन के लिए मिशन के पास, तो उन्होंने कोई उत्साहवर्धक उत्तर नहीं दिया मुझे। तो मैं थोड़ा शांत पड़ गया। एक दिन अचानक उप उच्चायुक्त महोदय ने फोन करके पूछा कि तुम्हारे उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ। तो मैंने बताया कि सर मिशन में ऐसा कोई हेड होता नहीं है जिससे कोई पुस्तक छपे। तो उन्होंने छूटते ही कहा कि तुम पैसे की चिंता क्यों कर रहे हो। और बहुत कम कार्य ऐसे होते हैं कि स्वयं आपके नोट पर अपनी तरफ से नोटिंग कर दे और प्रपोजल दे दे सैंक्शन के लिए कि आपको बजट का सैंक्शन दिया जाता है पुस्तक के प्रकाशन के लिए। और न केवल उन्होंने सैंक्शन दिया बल्कि यह भी कहा कि यह पुस्तक जो है मुझे तुम्हारा प्रयास अच्छा लगा है, और इसलिए मैं चाहूंगा कि यह दुनिया के सभी देशों में जितने भी भारतीय दूतावास और मिशंस हैं वहां पर ये पुस्तक पहुंचे, और ये हम अपनी तरफ से करेंगे। और मैं इसके लिए उनका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अभी क्षमा मांगी कि कोरोना काल की वजह से मेरा फेयरवेल नहीं हो पाया। तो मैं ऐसा नहीं चाहूंगा कि कभी फेयरवेल हो। मैं चाहता हूँ कि हमेशा हमारे संबंध बने रहें, और विदाई जैसी कोई औपचारिकता या रस्म अदायगी ना हो। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हम आप सब से जुड़े हुए हैं। और संकलन क्यों बना अभी आपने जाना, तेजेंद्र जी इसके पीछे बेशक इन्हीं से शुरुआत हुई, और इन्हीं के एक वक्तव्य को मैंने इस संकलन का आधार बना दिया। हालांकि इनके वक्तव्य के विरुद्ध जाती है किताब ये, लेकिन इसको इन्होंने बहुत सराहा और अपने प्रोजेक्ट की तरह इसको आगे बढ़ाया। हमेशा पूछते थे कहाँ पहुंची है किताब, क्या कर रहे हैं, क्या लिखा अब तक। और रचनाओं के संकलन में जो रचनाकार हमारे बीच उपस्थित नहीं है उनकी रचनाएं इन्होंने कई रचनाकारों की उपलब्ध कराई। नीना पॉल की कहानियां या सत्येंद्र श्रीवास्तव की कविताएं, तो कई रचनाएं इन्होंने खुद उपलब्ध कराई मुझे। रचना संकलन का विचार आया, लेकिन संकलन बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारी चीजों को एक साथ शामिल किया जा सकता है। तो एक तय किया गया कि चूंकि एक धारणा ये है कि प्रवासी साहित्य जो है नॉस्टैल्जिया है या खाए या घाये लोगों की बातें हैं, केवल वो अपना टाइम पास है। तो इस धारणा के विरुद्ध मैंने ये संकलन तैयार करने का निश्चय किया कि इसमें वैसी ही रचनाएं रखी जाएं जो ब्रिटेन के समाज को, यहाँ के परिवेश को दिखाती हों। और ज्यादातर रचनाएं, अब ज्यादातर कहानियां आप पाएंगे कि ब्रिटेन के समाज से जुड़ी हुई हैं। वैसे माना जाता है कि जो महान रचनाएं होती हैं देश काल की सीमा को नहीं मानती हैं, वो देश काल की सीमा से परे जाती हैं। पर यहाँ मेरा प्रयास यह नहीं था कि रचनाएं कितनी श्रेष्ठ हैं और कितनी कालजयी हैं, मैंने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। मैंने सिर्फ ये ध्यान रखा कि संकलन में आने वाली रचनाएं ब्रिटेन को किस हद तक दिखा पाती हैं। हालांकि कुछ कविताएं ऐसी हैं, आप जानते हैं कविताओं के मामले में, कि वो यथार्थ को प्रस्तुत करे तो कविता जैसी लगती नहीं है। तो कुछ श्रृंगार की रचनाएं हैं, श्रृंगार का अपना मूड होता है, और वो, लेकिन श्रृंगार में पुष्पा भार्गव की कविता है लंदन की बरसात, आप पढ़िए
तो श्रृंगार में भी ब्रिटेन आपको दिखेगा कि ब्रिटेन में बरसात कैसी होती है। और इस तरह से आप पाएंगे कि अधिकांश रचनाएं ब्रिटेन के जीवन पर हैं, आधारित हैं। और मैं सभी जितने भी रचनाकार जिन्होंने इसके लिए अपनी रचनाएं भेजी, मेरे एक अनुरोध पर उन्होंने तत्काल अपनी रचनाएं उपलब्ध करा दी, मैं उन सबको अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उनके सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। बात अगर मैं दूसरी कहानियों की करूं जिसमें कुछ अलग है, जैसे जकिया जी की कहानी है बेचारी इडियट, एकमात्र ऐसी कहानी है जो ब्रिटेन के राजनीतिक जीवन पर है। बाकी आप कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सर्वकालिक सार्वदेशिक हो सकती हैं। दिव्या जी की कहानी है एडम एंड ईव, किसी भी समाज की कहानी हो सकती है वो, लेकिन वो कुल मिलाकर के वो दिखाती है यहाँ के जीवन को और यहाँ के संदर्भ में है। तो संकलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि ब्रिटेन के जीवन को इसमें दर्शाया जाए और किसी तरह का की श्रेष्ठता साबित करना हमारा उद्देश्य नहीं था। यद्यपि सभी रचनाएं श्रेष्ठ हैं और मैं मानता हूं कि श्रेष्ठ संकलन बन करके आया है। इसमें जो जिनकी रचनाएं, कुछ रचनाकारों की रचनाएं नहीं आ पाई, एक दो छूट गए हैं। मैंने कोशिश की इसकी सभी जितने ब्रिटेन में रचनाकार हैं सबका कुछ ना कुछ इसमें हो, लेकिन एक दो फिर भी छूट गए, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ उनसे, क्योंकि समय पर संकलन नहीं, रचनाएं नहीं मिल पाई और थोड़ी जल्दी थी, तो मुझे काम आगे बढ़ाना पड़ा, उनको छोड़ना पड़ा। जहाँ तक, और ऐसा नहीं है कि ये अपने आप में पूर्ण है, इसके आगे बहुत सारी चीजें हैं, उपन्यास और संस्मरण और कई ऐसी विधाएं हैं, नाटक वगैरह जो इसमें नहीं आई हैं, क्योंकि इसकी अपनी एक सीमा है, हर संकलन की सीमा होती है और सभी विधाओं को आप एक साथ शामिल नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए मैंने कोशिश ये की कि जितनी भी रचनाएं अब तक मतलब 1930 के दशक से धनीराम प्रेम की रचनाओं से लेकर के अब तक 2020 में जनवरी फरवरी तक जो भी रचनाएं आई हैं उनको एक परिशिष्ट के रूप में दे दिया जाए, ताकि जो भी पाठक इस पुस्तक को पढ़े, कम से कम अगर उसकी जिज्ञासा ये जानने में हो कि किस रचनाकार ने क्या लिखा है, उसको एक साथ वो मिल जाए। तो शोधार्थियों के लिए भी ये पुस्तक उपयोगी हो सकती है। और पुस्तक के बारे में ज्यादा मैं क्या कहूँ, सबकी रचनाएं हैं और आप जानते हैं कि उनमें क्या लिखा गया है। प्रवासी लेखन, प्रवासी जीवन को या ब्रिटेन के संदर्भ में जो भी रचनाकार लिख रहे हैं, वो जैसा कि पद्मेश जी ने कहा, पूरे साहित्य को, पूरे हिंदी मुख्य धारा के साहित्य को समृद्ध बनाने का काम कर रहे हैं या वैश्विक रूप देने का काम कर रहा है यहाँ का साहित्य, या पूरे प्रवासी साहित्य जो है भारतीय हिंदी साहित्य को वैश्विक रूप दे रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और प्रवासी लेखन को लेकर के जो पूर्वाग्रह थे पहले, अब धीरे धीरे टूट रहे हैं, क्योंकि प्रवासी साहित्य पर बहुत काम हो रहा है। पूरी दुनिया में बहुत सारे देश हैं जहाँ बहुत सारे लेखक रचनाकार अपनी रचनारत हैं, वो इसमें काम कर रहे हैं। बस मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जयशंकर प्रसाद की कामायनी की पंक्तियां याद आती हैं, जो उन्होंने अलग संदर्भ में लिखा था, लेकिन मैं प्रवासी लेखन और ब्रिटेन के लेखन के संबंध में कहना चाहूंगा कि यह नीड़ मनोरम कृतियों का यह विश्व कर्म रंगस्थल है परंपरा लग रही यहाँ, ठहरा जिसमें जितना बल है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो शुरू किया था। मित्रों, आपको बताएं कि सबसे ज्यादा कठिनाई जो हम दोनों को हो रही थी वो ये थी कि ब्रिटेन में जो कहानी लिखते हैं वो कविता भी लिखते हैं, वो कविता लिखते हैं, वो लेख भी लिखते हैं, आलोचना भी लिखते हैं। तो यानी कि हम लोग सब जो प्रवासी लेखक ब्रिटेन के हैं वो किसी कपिल देव से कम नहीं है। हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपको हास्य रस की कविता लिखवानी है तो भी हम हैं,
वीर रस की लिखवानी है तो भी हम हैं, करुण रस की लिखवानी है तो भी हम हैं। तो कई बार हम कहा, पद्मेश से मैं बातें करता रहता था कि भाई देखो, कोई ऐसा काम नहीं है जो हम लोग नहीं कर सकते। मगर जब तरुण के साथ ये प्रोग्राम बना कि ये संकलन बनेगा, तो हमें निष्ठुर होके ये तय करना पड़ा कि कौन कहानीकार के रूप में जाना जाता है, कौन कवि के रूप में जाना जाता है, कौन गजलकार के रूप में जाना जाता है, और कौन लेख के लेखक के रूप में जाना जाता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे पवन जैन जी ने कहा कि एक दूसरा और संकलन आगे भी बढ़ेगा, तो ऐसे बहुत से नाम जो इस संकलन में शामिल नहीं हो पाए। और नीरज भी कह रहे थे, तो नीरज का तो अपना इंटरेस्ट है कि भाई मैं एक और किताब छापूं, बनाइए मेरे लिए। तो नीरज, किताब जरूर बनेगी, आप तक पहुंचेगी। और अब मैं खोज रहा हूं भाई ब्रिज कुमार गुहारे को, अगर वो अपना कैमरा ऑन कर सके, अगर वो आसपास हैं। गुहारे जी तो चले गए, आ गए। गुहारे जी, अब आपने देखा कि कथा यूके, एशियन कम्युनिटी आर्ट्स, भारतीय उच्चायोग और नेहरू सेंटर ने कितने भव्य आयोजन को अभी अंजाम दिया है। तो आपसे अब गुजारिश है कि जिसको धन्यवाद ज्ञापन कहते हैं, जो एक बहुत जरूरी फॉर्मेलिटी होती है, तो आप सबकी तरफ से सबका धन्यवाद करिए। मंच आपका है। तेजेंद्र जी नमस्कार। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का कार्यक्रम नेहरू सेंटर ने, नेहरू सांस्कृतिक केंद्र ने और भारतीय उच्चायोग ने बहुत शादियां कराई हैं। बहुत शादियों का मतलब है कि बहुत बुक लॉन्च कराए हैं, और जब खास आज अपने परिवार में शादी हो और उसका धन्यवाद हम ना करें अपने विशिष्ट अतिथियों का और मेहमानों का, तो ये कैसे हो सकता है। तो ये परंपरा हमारे पूर्वजों के एक अनुशासित, एक जिसको अनुशासन कहते हैं, उसके मद्देनजर रखते हुए ये हमारा कर्तव्य ही बनता है। और मैं आज बड़े अपने आप को बड़ा धन्य समझ रहा हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में वोट ऑफ थैंक्स, जिसको धन्यवाद देने की प्रस्तुति बोली जाती है, उसका आपने मुझे मौका दिया। तो सर्वप्रथम मैं जो धन्यवाद देना चाहूँगा दिल से माननीय तेजेंद्र जी को और तरुण कुमार जी को, जिन्होंने ऐसे एक संग्रह का प्रस्तुत किया है, और जिसकी प्रस्तुति करने के लिए नीरज भाई जो पब्लिशर हैं, उन्होंने भारतीय उच्चायोग का सहयोग दिया। उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नेहरू सेंटर के पटल से, मैं भारतीय उच्चायोग के पटल से दिल से बधाइयां देना चाहता हूं कि उन्होंने एक भारतीय उच्चायोग के लिए एक नई नियुक्ति, जिसकी प्रस्तुति जो अभी माननीय डिप्टी हाई कमिश्नर साहब ने बहुत एक अहम बात करी, मैं जरूर बाद में बोलूंगा कि इस किताब की प्रस्तुति हम लंदन तक ही सीमित नहीं, अपितु सभी इंडियन हाई कमीशंस में, एम्बेसीज में ये जाएगी और अपना परचम लहराएगी। जो लंदन की और यूके की प्रस्तुतियां अपने दिल से इसमें प्रस्तुत की गई हैं, आपकी संपादक से, तरुण जी के संपादन से और आपकी मेहनत से ये जरूर रंग लाएगी। और आगे आने वाले समय में भी ऐसी किताबों का मेरे ख्याल से पब्लिकेशन जरूर रहेगा। औपचारिक रूप में मैं अब आना चाहता हूं। मैं माननीय वीरेंद्र शर्मा जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और खास तौर पे पवन जैन जी, जो एक प्रशासनिक उससे जुड़े हुए हैं, सेवा से, उन्होंने अपने शब्दों से, अपने इतने शब्दों से हमारे मेरे कोलीग तरुण जी का दिल से धन्यवाद किया। वास्तविकता में ये देखा जाता है कि लोग विजिट करके चले जाते हैं, यात्राओं का संचालन होता रहता है, और अपने देश में जाने के बाद कोई भी व्यक्ति, नाम की तो बात अलग रही, उस कार्यशैली को और जो उस वक्त को भी भूल जाते हैं। लेकिन उन्होंने इन सब यादों को पुरो के जो तरुण जी के बारे में बात कही, वो वाकई सराहनीय है। और सर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि प्रशासनिक सेवा में इतने उच्च स्तर पे रहते हुए आपने कार्य हमारे मेरे कोलीग का एक ना कि साहस ही बढ़ाया, प्रोत्साहन ही बढ़ाया, बल्कि उनकी योग्यता को प्रारूप से महसूस करते हुए उसको वाकई आगे बहुत ही दृढ़ता से उन्हें प्रोत्साहन दिया। उसके लिए धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। मैं साथ ही माननीय उप उच्चायुक्त महोदय का दिल से धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आपने देखा है कि मैं हमेशा कहता आया हूं कि उनका हिंदी के प्रति जो दिल से प्रेम है, वो दिखाने की आवश्यकता नहीं है,
उन्होंने हर पल हर समय उच्चायोग में रहते हुए उन कार्यक्रमों को दिल से मतलब पुरोने की कोशिश करी है और हमेशा उसके लिए प्रोत्साहन दिया है। चाहे वो कार्यक्रम नेहरू केंद्र में आयोजित किए गए हों, चाहे भारतीय उच्चायोग में आयोजित किए गए, उनका योगदान हमेशा अनूठा रहा है। उसके लिए दिल से धन्यवाद सर। आपके प्रयत्न से और आपके सहयोग से ही इस किताब का संचालन स्वाभाविक हो पाया है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। अदरवाइज क्या होता है कि कुछ किताबें किताबों में ही बंद रह जाती हैं, अलमारियों में सिकुड़ जाती हैं और उनका संचालन कभी नहीं हो पाता है। आपने तरुण जी की और तेजिंदर जी का मेहनत का मान सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, जो एक उच्चायुक्त की प्रवृत्ति बनी। मैं सभी आज के सभी श्रोताओं को, विशिष्ट अतिथियों को, तेजेंद्र शर्मा जी, पवन जैन जी, जकिया जुबेरी जी, इंदू जी, आशुष जी, पद्मेश गुप्त जी खासतौर पे वातायन से जुड़ते हैं हमारे साथ। हिंदी के प्रोत्साहन को, हिंदी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदी के रूप को संचालित करने के लिए उनका बहुत योगदान रहा है वातायन की तरफ से। मैं उन सभी गीतकारों को, साहित्यकारों को, गजलकारों को, लेखकों को दिल से बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने काव्यों से, जिन्होंने अपने लेखन से इस किताब का एक संग्रह तैयार किया। उनको दिल से धन्यवाद। और खासतौर पे मैं अपने डायरेक्टर अमीश त्रिपाठी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने अपने कीमती समय से निकाल के उन्होंने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया और बुक लॉन्च होने का अवसर प्राप्त किया। इसके अलावा मैं सभी, विनीत जौहरी जी जो हमारे टेक्निकल डायरेक्टर हैं आजकल, वो हमारे प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी टेक्निकल सपोर्ट के लिए, इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए। और जो भी कोई रह गए हों, उन सभी साथियों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। नेहरू सेंटर की तरफ से, भारतीय उच्चायोग की तरफ से आप सभी को इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भाई ब्रिज कुमार गोहारे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने इन्वॉल्व होके धन्यवाद ज्ञापन दिया कि बिल्कुल लगा नहीं कि जैसे कोई आप निभा रहे हैं केवल किसी रस्म को। तो रस्म निभाई ना करके आपने दिल से महसूस करते हुए, और आपने महसूस किया कि शादियां तो बहुत हुई हैं, मगर घर की शादी तो जब होगी तो घर वाले सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो आज जिस तरह से घर की शादी में हम सब इन्वॉल्व हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार फिर से अपने उप उच्चायुक्त चरणजीत जी से नमस्कार कहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ कि सर वो पता नहीं किस तरह से वो ईमेल कहाँ स्पैम में गई है या नहीं पहुंची है या नहीं देखी गई है, लेकिन आपने शामिल होके हम सबका उत्साह बढ़ाया है, इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। और मैं भाई वीरेंद्र शर्मा जिस तरह कह रहे थे कि तेजेंद्र सिर्फ बता देता है कि आना है, वो कभी पूछता नहीं है कि फ्री है कि नहीं, तो मुझे लगता है कि ये परंपरा मेरी वीरेंद्र जी के साथ चलती रहेगी, हमेशा बनी रहेगी, बड़े भाई हैं। तो एक मेरा ख्याल है कि अंतिम वीडियो शायद बना रखा है हमारे मित्र विनीत जौहरी जी ने, लेकिन उनसे कहने से पहले मैं नेहरू सेंटर की पूरी टीम का, जिसमें संदीप मेश्राम और अर्चना वगैरह सब शामिल हैं, उन सब का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन सब के जुड़ने से, उन सब के सहयोग से कोई भी कार्यक्रम सफल होता है। तो अगर विनीत जी अपना वो चलाना चाहे तो वो चला के दिखा के फिर लाइव को बंद कर सकते हैं, ताकि हम अगर आपस में कोई बात करना चाहे तो कर लेंगे। Thank you.